मैं स्कूल से वापस घर की जानिब आ रही थी। दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। स्कूल जाकर भी मेरा ध्यान पीछे अम्मा की तरफ ही रहता था। न जाने आज वो किस मुसीबत से दो चार हो रही होंगी। यही सोच सोच कर मैं पढ़ाई पर तवज्जो भी नहीं दे पा रही थी। एक तो अब्बा भी यहाँ मौजूद नहीं थे। आज मेरे अब्बा का दूसरे मुल्क गए हुए पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। मुझे रह रह कर इनकी याद सता रही थी। इनके जाने के बाद तो जैसे हमारी जिंदगियां बदल कर ही रह गई थी। खास तौर पर मेरी अम्मा जिन कैफियत से गुजर रही थी, इनको तो मैं लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकती थी। आज भी जब मैं घर के दरवाजे तक पहुंची तो दस्तक देने से पहले ही मुझे अंदर से आवाजें सुनाई दी। वो सुनकर मेरा दिल लरज कर रह गया। मुझे अंदर से अम्मा के चीखने चलाने की आवाजें आ रही थीं। मेरा दिल पूरी कुव्वत से धड़कने लगा। मैं पूरे जोर से दरवाजे को बजाने लगी और अम्मा को आवाजें देने लगी। न जाने आज मेरी अम्मा से क्या गलती हो गई थी कि दादी जी इनके साथ ऐसा सलूक कर रहे थे। मैं कितनी ही देर दरवाजा बजाती रही मगर किसी ने दरवाजा ना खोला। आखिर कुछ देर बाद जब अम्मा के रोने की आवाज में कमी पड़ी तो दरवाजा खुला। सामने मेरा दादा खड़ा था। इनके चेहरे पर आया गुस्सा और हाँफती हुई सांस देख कर मैं कांप कर रह गई। यकीनन वो फिर मेरी माँ को मार रहे थे। मैं डरती हुई फौरन भागकर अंदर आई और अम्मा के पास पहुंची। सेहन के बीचों बीच मेरी अम्मा जमीन पर बैठी सिसक कर रो रही थी। इसके हाथ में झाड़ू मौजूद था। अम्मा के सारे कपड़े मिट्टी से आलूदा हो चुके थे। इनके सामने गोबर का बड़ा ढेर पड़ा था। दादा ने इनसे ये सारा गोबर उठाकर बाहर खुले मैदान में फेंक कर आने को कहा था। मेरी अम्मा ने आज तक ऐसे किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाया था। ये तो अब्बा की मोहब्बत थी जो वो शहर से गांव में ब्याह कर इस घर में आई थी और अब दादा के जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। वरना मेरी माँ पढ़ी लिखी औरत थी। शायद इसी बात से दादा को चिढ़ होती थी। इन्हें पढ़ी लिखी औरतों से नफरत सी महसूस होती थी। इन्हें लगता था पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर जाने वाली लड़कियां अच्छा किरदार नहीं रखती। बस इसीलिए वो मेरी अम्मा को भी अच्छा नहीं समझते थे। हर वक्त इन्हें ताने देते रहते। आज भी इन्हें मवेशियों की गंदगी उठाकर खुले मैदान में फेंक कर आने को कह रहे थे। मेरी अम्मा ने मना किया तो इन्हें इसी गोबर वाले झाड़ू से मारने लगे। मेरी अम्मा के जिस्म पर झाड़ू के निशान बन चुके थे। वो दर्द से रो रही थी। कभी कभी तो मुझे लगता था मेरा दादा नफ्सियाती मरीज है, तभी वो अम्मा के साथ ऐसा करता है। अम्मा सिसकती हुई उठी और दादा के कहे मुताबिक वो गोबर उठाकर बाहर फेंकने जाने लगी। मैं भी अपना बस्ता वहीं रखकर अम्मा के साथ घर से बाहर जाने लगी। गोबर फेंक कर जब हम माँ बेटी वापस घर आई तो जो मंजर देखने को मिला वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं भागकर फौरन वहां पहुंची जहां आग लगी थी। इस पल मुझे दादा के लिए दिल में शदीद नफरत महसूस हुई थी। आखिर इनकी दुश्मनी क्या थी हमसे। वो तंजिया मुस्कुराकर आग में मेरी किताबें फाड़ कर झोंक रहे थे। मेरी कितनी कापियां किताबें राख बनकर हवा में उड़ रही थीं और अब ये आखिरी किताब थी जो वो फाड़ कर जलाने लगे तो मैं फौरन रोते हुए आगे बढ़कर इनसे छीनने लगी मगर तभी इन्होंने मुझे एक झटके से दूर धकेला। मैं खुद का तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और इन किताबों पर लगी आग पर जा गिरी। दर्द और जलन से मेरी चीख बुलंद हुई थी। मेरी अम्मा भाग कर मेरे पास आई और मुझे उठाकर झाड़ने लगी। मेरे कंधे झुल चुके थे। जलने की वजह से वहां से मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म भी जल चुका था। मैं दर्द से रोने लगी जबकि दादा गुस्से से बोला, यही इलाज है तेरा। आइंदा के बाद खबरदार जो तेरे मुंह से स्कूल का नाम भी सुना तो। ये चोंचले तभी तक थे जब तक तेरा बाप यहाँ मौजूद था। अब तुम दोनों वही करोगी जो मैं इस घर का सरबराह होकर तुम दोनों को हुक्म दूंगा। इतना कहकर दादा वहां से चला गया। मैं और अम्मा बस एक ठंडी सांस आड़ करके रह गईं। मुझे तो पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मैं तो हर साल अपनी क्लास में अव्वल आती थी मगर अब सब कुछ दांव पर लग चुका था। हमारे पास तो अब्बा का नंबर भी नहीं था, ना ही इनका कुछ अता पता था। वो कहाँ थे, किस हाल में थे। ये मंजर तो अब शायद मेरे लिए नया नहीं था जो अब्बा के काम पर जाने के बाद रोजाना मुझे देखने को मिलता था। अब्बा के जाते ही न जाने दादाजी को क्या हो जाता। इनका रवैया अम्मा से बिल्कुल ही बदल जाता था। अब्बा के सामने वो अम्मा को बेटी जी और बहू बेटी कहते ना थकते थे मगर जो ही अब्बा का कदम इस तहलीज से बाहर जाता
وہ ان پر تانے کسنے لگتے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر میرے دادا کو میری ماں سے دشمنی کیا تھی، وہ کیوں ان کے ساتھ دوگلے رویے رکھ رہے تھے۔ اماں بیچاری چاہ کر بھی ابا کو کچھ نہیں بتا سکتی تھیں، کیونکہ دادا نے دھمکی دے رکھی تھی اگر انہوں نے کچھ بھی ابا کو بتایا تو وہ اسے طلاق دلوا دیں گے۔ میرے ابا مزدور تھے، انہوں نے جو کام ملتا وہ کر لیا کرتے تھے، مگر اب وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے خرچے ہمیں پریشان کیے ہوئے تھے۔ ایک روز دادا نے فیصلہ کیا کہ وہ ابا کو باہر کے ملک بھیجیں گے۔ اس کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا مشکل تھا۔ انہوں نے اپنی کچھ زمینیں بیچیں اور مطلوبہ رقم جمع کر کے ابا کے حوالے کر دی۔ میرے ابا کام کے سلسلے میں دوسرے ملک روانہ ہو گئے، مگر پیچھے ہم ماں بیٹی پر تو جیسے ان کے جانے کے بعد قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ ان کے جاتے ہی دادا جی نے میری ماں کی زندگی اجیرن کر دی۔ بلا وجہ کوئی نہ کوئی غلطی نکال کر وہ میری ماں کو ڈانٹنے لگتے۔ دادا جی اپنے سامنے حقہ رکھے اب اس میں پانی ڈال رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ کھانستے ہوئے بڑبڑا کر نہ جانے میری اماں کو کن کن الفاظ سے نواز رہے تھے۔ مجھے اس پل ان پر شدید غصہ آیا تھا، میری آنکھوں میں آنسو بھی موجود تھے۔ کچھ دیر پہلے انہوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا تھا وہ کسی بھی طرح بھولنا آسان نہ تھا۔ میری کتابیں ہی نہیں، میرے خواب بھی جل چکے تھے۔ کتنی ہی بار میں اماں کے سامنے روتے ہوئے دادا کو برا بھلا بول چکی تھی، مگر میری اماں ہر بار مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیتی اور کہتی کہ خبردار، وہ تمہارے دادا ہیں، تمہارے ابا کے بھی باپ ہیں، ان کی خاطر برا مت کہو، گناہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے اماں پر بھی حیرانگی ہوتی، نہ جانے کس مٹی سے بنی تھی، اتنا سب ہونے کے باوجود وہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی دادا کے خلاف نہیں بولتی تھیں۔ اور اب دادا کا اتنا بڑا فیصلہ سن کر انہوں نے ایک بار بھی ابا کو کچھ بتانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم باہر آئی تو دادا نے مجھے دیکھ لیا، جو اب ہوکا پینے لگے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولے، اے چھوری، اپنی ماں کو بول اگر رونا دھونا ختم ہو گیا ہو تو اگر یہ گوبر صاف کر دے۔ مجھے باڑے میں گندگی بالکل بھی نہیں پسند۔ دادا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ مویشیوں کی گندگی تو دادا کا رکھا گیا ایک ملازم صاف کیا کرتا تھا، مگر شاید اب ابا کے جانے کے بعد دادا نے ضد میں آ کر اسے نکال دیا تاکہ اب وہ یہ کام بھی میری ماں سے ہی کروا سکیں۔ میں خاموشی سے دادا کی جھڑک کھانے کے بعد کمرے میں چلے آئی، جہاں میری اماں ابھی تک بیٹھی رو رہی تھیں۔ انہیں روتا دیکھ کر میرے بھی آنسو چھلک پڑے تھے۔ جو گندگی بچ گئی اسے بھی ہم دونوں ماں بیٹی نے مل کر صاف کر دیا۔ وہ دن تو جیسے تیسے گزرا۔ اگلی صبح ہوئی تو دادا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بکریوں کا ریوڑ مجھے تھما کر کہنے لگے، آج سے تیرا یہی کام ہے، اب جا ان بکریوں کو لے کر اور باہر گھاس چروا کر لے آ۔ جن ہاتھوں میں کل تک پینسل کتابیں تھیں، آج انہی میں دادا نے یہ بکریوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ خیر، ہم مجبور تھے، دادا کی مرضی کے آگے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ میں نے ان کے کہے مطابق بکریوں کے ریوڑ کو لیا اور گاؤں سے ہوتی ہوئی کھلے میدان میں آ گئی، جہاں ہر سو ہریالی تھی۔ وہاں میرے علاوہ بھی کئی زمیندار اور مال مویشی والے موجود تھے، جو مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ روزانہ دادا جی بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر آتے تھے، پھر آخر مجھے ہی کیوں آج یہاں بھیجا تھا۔ وہاں میرے علاوہ کوئی بھی لڑکی یا عورت موجود نہیں تھی، صرف میں ہی ان کئی مردوں میں اکیلی ان بکریوں کو چرا رہی تھی۔ مجھے ان لوگوں کی نظریں خود پر چبھتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ میرا دل پوری قوت سے دھڑکنے لگا۔ آخر یہ کیسی مصیبت اب مجھ پر آ پڑی تھی۔ میں جلدی جلدی ان بکریوں کو واپس لے جانے لگی۔ میں انہیں لے کر واپس گھر کی جانب آنے لگی، مگر تبھی مجھے دادا کی کہی ہوئی بات یاد آئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ شام سے پہلے گھر میں داخل مت ہونا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں یوں ہی بکریوں کا ریوڑ لے کر ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ جو ہی شام ہوئی تو میں بکریوں کو لے کر واپس گھر میں داخل ہوئی۔ اماں کے کمرے سے ان کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں فوراً بکریوں کو ایک جگہ باندھ کر فوراً کمرے میں بھاگ کر گئی۔ اماں کو دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو ہونے لگا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر کپ کپا رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں پر جگہ جگہ بہت سے چھالے بنے ہوئے تھے۔ ان چھالوں سے اب خون بہہ رہا تھا۔ شاید چھالے بننے کے بعد بھی وہ مسلسل کام کرتی رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ چھالے پھٹ چکے تھے۔ آج سارا دن دادا نے اماں سے بہت کام کروایا تھا۔ پہلے جانوروں کی دیکھ بھال کروائی،
इनका गोबर उठवाया और फिर इनका चारा कटवाते रहे। मेरी अम्मा घर में मशीन होने के बावजूद दरांतीए की मदद से कई जानवरों का चारा हाथों से काटती रही, जिनको काट काट कर इनके हाथों पर छाले बन चुके थे। माँ को रोता हुआ देखकर मेरी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। मैंने इन्हें कहा कि हम यहाँ से अपने नाना के घर चले जाते हैं, मगर अम्मा खामोश हो गईं, क्योंकि दादा ने इन्हें धमकी दे रखी थी, अगर हमने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की या इस घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो वो जान से ही मार देंगे। कई बार अब्बू का फोन आ चुका था। दादा इनसे बात करके फोन बंद कर दिया करते और मेरी और माँ की बात ही ना करवाते थे। दादा का जुल्म हम पर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। वो हमसे जानवरों की तरह काम करवाते थे। इनका बदन दर्द से टूट रहा होता था। इनके चेहरे की रंगत अब तब्दील होती जा रही थी। कोई भी इन्हें पहचान नहीं सकता था कि ये वही खुशहलाक और खूबसूरत सी मारिया है। वो बिल्कुल ही बदल कर रह चुकी थी। इनके जिस्म पर जगह जगह मार के निशान थे, कहीं झाड़ू के निशान बने होते तो कहीं नील पड़े होते। इनके हाथों पर जख्म थे, इसके बावजूद वो सारे घर का काम करती रहती, जिसकी वजह से इनके जख्म ठीक नहीं हो पा रहे थे। आज सुबह सुबह मेरी आंख खुली तो अम्मा अभी तक सो रही थीं। वो बिल्कुल बेसुध पड़ी थीं। इन्हें ऐसे सोया देखकर मेरा दिल कांप कर रह गया। दिल में अजीब से वसवसे आने लगे। मैं उठकर माँ के पास गई और इन्हें हिलाकर जगाने लगी, मगर इन्होंने कोई जवाब ना दिया। मैंने जब इन्हें छुआ तो इनका जिस्म बुखार से तप रहा था। वो हल्की हल्की कराह भी रही थीं। मैंने इन्हें उठाया, मगर बुखार तेज होने की वजह से बेहोशी की हालत में थी। मैं फौरन भाग कर बाहर आई और पानी लाकर इनके मुंह में डालने लगी, मगर इन्होंने आंखें ना खोली। दादा ने अपनी जगह शोर मचा रखा था कि अभी तक अम्मा ने उठकर नाश्ता क्यों ना बनाया। मैं दादा के पास गई और बोली, अम्मा की तबीयत शदीद खराब है, वो बुखार से तप रही हैं, आप डॉक्टर को बुलाएं या इनके लिए कोई दवाई बता दें। दादा ने ये सुना तो कहने लगा, ये सब तेरी माँ के ड्रामे हैं। दरअसल वो काम करके अब जी चुराना चाहती है, इसलिए ये सब करना शुरू हो गई है। मैंने दादा के आगे हाथ जोड़ लिए और बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी अम्मा को सचमुच बहुत तेज बुखार है। आप बेशक चलकर देख लें, आप इनके लिए दवा ला दें ताकि वो ठीक हो सके। मगर दादा बुरा भला कहते हुए बोले, एक सलाह लगेगी तो इसका सारा बुखार निकलकर बाहर आ जाएगा। इतना कहकर दादा ने बाहर से लोहे की तार उठाई और कमरे में जाने लगे। दादा एक बार फिर मेरी अम्मा को मारकर उठाने लगे थे। मैंने जब ये देखा तो फौरन दादा के कदमों में गिर गई और रोने लगी। मैं रोते हुए बोली कि खुदारा हम पर मजीद जुल्म मत करें। आखिर मेरी अम्मा ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप जो कहते हैं वो कर तो रही हैं, इसके बावजूद आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम पर रहम करें, मत मारे मेरी माँ को। दादा ने जब मेरे मुंह से वो अल्फाज सुने तो इनको शदीद गुस्सा आने लगा। ये इनकी गैरत पर हर्फ उठा था कि इनकी पोती इनसे इस लहजे में बात कर रही थी। इन्होंने मुझे दूर झटका और बोले कि ऐसे ड्रामे मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। इतना कहकर वो कमरे में गए और अम्मा को झिड़क कर उठाने लगे, मगर मेरी माँ तो बुखार से तप रही थी। इन्होंने कोई जवाब ना दिया। इतना सुनना था कि दादा ने वही लोहे की सुलाहें मेरी माँ के पैरों पर मार दी। मेरी अम्मा के पैरों पर जूं ही वो लगी तो वो चीख कर उठ बैठी। इनके पैरों पर लगने की वजह से निशान पड़ चुका था। वो बिलबिला कर उठ बैठी। इतने में दादा ने माँ को बोला कि तुम्हारा ड्रामा बंद हो गया हो तो उठकर इस घर की सफाई कर दो। अम्मा के सब्र की शायद इंतहा हो चुकी थी। वो गुस्से से बोली कि मुझसे अब मजीद कोई काम नहीं होता, मैं बुखार में मुब्तला हूँ। अगर आप मजीद आपने हम पर कोई भी जुल्म किया तो मैं जाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगी या फिर थाने में जाकर आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी। बहुत सह लिया आपका जुल्म, अब मजीद कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बड़ा बुजुर्ग समझकर हम आपकी इज्जत करते हैं, मगर अब आप जो कर रहे हैं वो ज्यादती है। आखिर क्या बिगाड़ा था हमने आपका जो आप हमारे साथ ये रवैया कर रहे हैं? आज पहली बार मेरी माँ दादा के सामने बोली थी। जब दादा ने माँ के मुंह से ये अल्फाज सुने तो इनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो लाजवाब होकर रह गए और कितनी देर तक मेरी माँ को देखते रहे। शायद वो माँ की धमकी से डर चुके थे और वहीं पर सुलाह फेंक कर कमरे से बाहर चले गए। मेरी अम्मा की हिम्मत थोड़ी बढ़ी
और इन्होंने रोते हुए मुझे अपने सीने से लगा लिया। शायद अम्मा की धमकी काम कर चुकी थी, मगर ये भी हमारी गलत फहमी हुई थी। दादा के दिल में बड़ी हमारे लिए नफरत कभी भी कम नहीं हो सकती थी, मगर जब तक हमें पता चला बहुत देर हो चुकी थी। मैं वहीं दादा के हुक्म के मुताबिक रोजाना बकरियां चराने चली जाया करती और अम्मा घर का जरूरी काम किया करती थीं। कई दिनों से मैं नोट कर रही थी कि दादा खामोश रहने लगे हैं। अब पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा था। ना ही वो किसी काम का बोझ डालते थे, ना कोई ताना कसते थे। चंद दिन यूं ही गुजर गए। एक रोज मैं बकरियां चराने के लिए जब बाहर गई तो आज धूप बहुत शदीद थी। मैं ज्यादा देर तक बाहर धूप में ना रह सकी और दिन के वक्त ही घर की जानिब वापस आने लगी। आज एक बार फिर कई दिनों बाद मेरा दिल बेचैन सा हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी घर के दरवाजे तक पहुंची और घर के दरवाजे पर दस्तक दी, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। मैं कितनी देर दरवाजे पर दस्तक देती रही, मगर ना अंदर से कोई आवाज आई और ना ही किसी ने दरवाजा खोला था। आखिरकार मुझे फिक्र होने लगी थी, कहीं मेरी अम्मा को कुछ हो तो नहीं गया था। कितनी देर दरवाजा बजाया। जब दरवाजा ना खुला तो मैं दीवार से फलांग कर अंदर दाखिल हुई और दरवाजा खोलकर बकरियों को अंदर दाखिल किया। सामने ना ही मेरे दादा थे और ना ही अम्मा घर में। बिल्कुल खामोशी पड़ी थी। मेरा दिल बेचैनी से हलक तक आ रहा था। मैंने फौरन बकरियों को एक तरफ बांधा और कमरे में जाकर माँ को ढूंढने लगी, मगर तभी जो कुछ मेरे कानों ने सुना वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। बावर्ची खाने से मुझे मेरी अम्मा की सिसकियों की और दबी दबी आवाज में रोने की आवाजें आ रही थीं। यूं लगता था जैसे इनके मुंह पर किसी ने हाथ रखा हो और वो मुश्किल से चला रही हो। मैंने जाकर जब किचन का दरवाजा खोला तो वो दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने कई बार खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा ना खुला। न जाने अंदर दादा मेरी अम्मा के साथ क्या कर रहा था। मेरे तो होश उड़े हुए थे। मैं पूरा वजूद कांप रहा था। जब दरवाजा मेरे खोलने पर ना खुला तो मैंने दरवाजे में मौजूद एक छोटी सी दरार से अंदर का मंजर देखने की कोशिश की। मैं ये सोच चुकी थी कि अगर अब मजीद दादा ने दरवाजा ना खोला तो मैं पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर दूंगी और दादा का एक एक जुल्म सबको बताऊंगी। मैंने जो मंजर इस दरार से देखा वो देखकर मेरी रूह लर्ज गई। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। अम्मा के हाथ और पैर बंधे हुए थे। अम्मा बुरी तरह हड़बड़ा कर रो रही थी। इनके मुंह में एक कपड़ा ठूंसा गया था और इनके दोनों हाथ बांधे हुए थे। दादा ने बावर्ची खाने में चूल्हे के पास लकड़ियां जला रखी थीं और वो लकड़ियां कोयला बनकर रह गई। दादा बारी बारी इन कोयलों को उठाकर मेरी माँ के हाथ पर लगा रहा था और अम्मा दर्द से चीख कर रो रही थी, मगर इनके हलक से मुंह में कपड़ा होने की वजह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने जो मंजर देखा तो पूरी कुव्वत से चलाने लगी और अम्मा को आवाजें देने लगी। मैं बुखला कर आसपास देखने लगी कि आखिर अम्मा को कैसे बचाऊं। जब मुझसे कुछ ना बन पड़ी तो मैं फौरन से बाहर भागकर गांव वालों को इकट्ठा करने लगी। अब मजीद खामोश रहना मेरे लिए आसान ना था। ये पागल दादा तो मेरी माँ को मार कर ही दम लेने वाला था। मैंने जो ही घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहा तो मैं किसी शख्स से टकरा गई। मैं बुखलाकर पीछे हटी तो सामने मेरे अब्बा खड़े थे, जो मुझे देख रहे थे। अब्बा हैरत से मुझे देखने लगे और मैं इन्हें देखकर रोते हुए इनके गले लगकर रोने लगी और जो कुछ अंदर हो रहा था वो इनको बताने लगी। अब्बा की हैरत का कोई ठिकाना ना रहा। इन्होंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इनकी पीठ पीछे घर में ये सब होता आ रहा है। वो फौरन भागकर अंदर गए और कुल्हाड़ी उठाकर दरवाजे को तोड़ने लगे तो दरवाजा टूटा। मेरी माँ जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वो फौरन इन्हें उठाकर अस्पताल ले जाने लगे। माँ कितनी ही देर तक बेहोश रही थी। अब्बा वापस घर आए और दादा को पुलिस के हवाले कर दिया। वहां जब इनकी टेस्ट की रिपोर्ट्स करवाई गई तो जो बात सामने आई वो ये थी कि दादा नफ्सियाती मरीज है। इसे तो औरत से ही चिढ़ है। इन पर जुल्म करके सारा दिन जानवरों की तरह काम करवा कर हम खुशी महसूस करता है। दादा को पागलों के अस्पताल में भेज दिया गया था, मगर मुझे तो लगता है कि दादा सिर्फ एक ड्रामा कर रहा था। दरअसल कोई पागल या नफ्सियाती मरीज नहीं था। वो तो बस अपनी नफरत की आग में जलकर हम पर जुल्म करता था। मगर जो भी था, अब्बा इनसे हर ताल्लुक तोड़ चुके थे और मुझसे और अम्मा से माफी मांगी। इसमें इनकी कोई गलती ना थी। वो हमें लेकर शहर आ गए और मुझे अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। अम्मा भी चंद माह में बिल्कुल ठीक हो गई
اور پرسکون رہنے لگیں۔ ان کے ہاتھوں پر ابھی بھی زخم موجود تھے۔ ابا واپس دوسرے ملک چلے گئے اور کچھ عرصے بعد ہمیں بھی وہیں بلوا لیا۔ سنا ہے دادا حالی گھر میں اب دیواروں سے ٹکرے مارتا ہے۔ کئی سال پاگل خانے میں رہ کر وہاں سے بھاگ آیا تھا اور اب گاؤں والوں کی عورتوں کو میری ماں سمجھ کر مارتا پھرتا ہے۔ گاؤں والے انہیں دھکے دے کر گاؤں سے نکال چکے ہیں۔ شاید ان کی یہی سزا تھی۔